ऐसा होता है कि सत्व रज तम तीनों प्रकृति के लोग हैं। अब भगवान ने योजना ऐसी की है कि जो राजसी प्रकृति का होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा कर्तृत्ववान होता है। गीता ने कहा कि क्रियते बहुलायासम, ही इज एक्सट्रीमली एक्टिव, ऐसा गीता ने कहा है। अब हम उसकी एक्टिविटी देखते हैं। लेकिन राजसी होने के कारण वो सेल्फ सेंटर्ड भी रहता है, केवल अपना ही विचार करता है, बाकी सब लोगों को इधर उधर खदेड़ कर मैं कैसे लीडर बन सकता हूँ इस चक्कर में रहता है। महत्वाकांक्षा रहती है, व्यक्तिगत अपना ग्रुप बना लेता है, संगठन रहे न रहे लेकिन मैं बड़ा बनूं ये उसकी इच्छा रहती है। दूसरा आदमी है सात्विक प्रवृत्ति का आदमी, उतना एक्टिव रहता ही नहीं। अब हमारे सामने सवाल आता है कि सात्विक है, डिपेंडेबल है, विश्वसनीय है, ध्येयवादी है, लेकिन एक्टिव कम है। दूसरा व्यक्तिवादी है लेकिन एक्टिव ज़्यादा है। बहुत बार हमको ये मोह होता है कि भाई जो ज़्यादा कर्तृत्ववान है उसके कर्तृत्व का आज उपयोग तो कर ले, उसके कर्तृत्व के कारण अपनी यूनियन बढ़ जाएगी, बढ़ने के बाद फिर वो गड़बड़ करेगा तो उसको फेंक देंगे। ऐसा नहीं होता, इस मोह को टालना चाहिए। मैं चैलेंज देकर बताना चाहता हूँ कि संस्थाओं में गड़बड़ियाँ होती है, हमारे यहाँ भी होती है। एक भी उदाहरण कोई बताए कि जिसने आगे चलकर गड़बड़ी की है वो कर्तृत्ववान नहीं था, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं। अब मेरे सामने कठिनाई है। कठिनाई ये है कि जनरली मैं ये अच्छा नहीं समझता कि कोई भी वक्ता एक ही बात बार बार रिपीट करे, अच्छा नहीं है। तो मैं रिपीटिशन टालना चाहता हूँ, लेकिन अनुभव ये आता है कि कोई भी अच्छी बात एक बार दो बार कही गई, उस समय जो लोग उपस्थित थे उसमें से कई लोग वर्किंग कमेटी में अभी इस समय उपस्थित नहीं हैं। नए लोग उपस्थित हैं जिन्होंने वो घटना वो उदाहरण सुना ही नहीं। दौरे में ऐसा अनुभव आता है कि पुराने लोग, उनको एक ही बात 4 बार सुननी पड़ती है, नए लोग कहते हमको मालूम ही नहीं था। तो करना कैसे, ये सवाल मेरे सामने है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि हमारी वर्किंग कमेटी देखकर प्रसन्नता होती है, क्योंकि इसमें पुराने चेहरे भी हैं, नए चेहरे भी हैं। पुराने चेहरे देखकर आनंद होता है कि भारतीय मजदूर संघ में यह क्षमता है कि लगातार जीवन भर लोगों को अपने काम में जुटाए रखना। और नए चेहरे देखकर यह आनंद होता है कि भारतीय मजदूर संघ में वह क्षमता है कि नए नए लोग भी इसमें आ जाए। तो इसके बारे में मैं उदाहरण देता था, लेकिन अभी मैं पूना में था तो पुराने कार्यकर्ता ने कहा कि हमने तो सुना ही नहीं। मैं उदाहरण देता था, एक शेक्सपियर का नाटक है जो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। तो क्लियोपेट्रा जो बहुत सुंदर और चालाक ऐसी स्त्री है, वो एंटनी पर प्रेम करती है ऐसा सब मानते हैं। उसकी एक सहेली है, उसकी सहेली को आश्चर्य होता है कि क्लियोपेट्रा कभी किसी के प्रेम में फंसती नहीं और एंटनी को उसके सहेली ने देखा ही नहीं। तो कहते हैं कि तू एंटनी पर इतनी फिदा हो गई हो, एंटनी है कैसा, उसकी उम्र क्या है, कौन से, इन व्हाट एज ग्रुप। तो वो उम्र नहीं बताती, क्लियोपेट्रा बताती है कि एंटनी ऐसे एज ग्रुप में है जिस एज ग्रुप में उसके सफ़ेद बाल उसके विजडम की साक्ष्य देती है। विजडम यानी बुद्धिमानी, अनुभव। तो इस एज ग्रुप में है जिसमें
उसके सफ़ेद बाल उसके विजडम की साक्ष्य देती है और उसके काले बाल उसके पराक्रम के साक्ष्य देती है। आप समझिए ना, सीधा नहीं कहती कि उसकी उम्र क्या है। तो जिस उम्र में सफ़ेद बाल विजडम बताते हैं, काले बाल पराक्रम बताते, ऐसे एज ग्रुप में है। तो हमने कहा हमारी वर्किंग कमेटी ऐसी है, यहाँ पुराने पुराने सफ़ेद बाल वाले हैं, ये बताते हैं कि क्षमता पुराने लोगों को जुटाए रखने की और नए लोग आते हैं तो नए लोगों को आकर्षित करने की, दोनों तरह की क्षमता भारतीय मजदूर संघ में है। ऐसा इस वर्किंग कमेटी को देखकर पता चलता है और वो आनंद की बात है। किंतु अब जब बोलना है तो चूंकि कुछ लोगों ने, कुछ बातें तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को पुराने बातों की यादें ही नहीं है। कुछ लोगों का व्यवहार, अच्छे कार्यकर्ताओं का देखकर ऐसा लगता है कि पुरानी बातें भूल ही गए। 1955 से हम काम कर रहे हैं तो अपने कुछ अनुभव हो गए, दूरदर्शिता के आधार पर हमने कुछ लोग कुछ स्ट्रैटेजी तय की होगी, कुछ नियम बनाए हो गए, किंतु कुछ अच्छे कार्यकर्ताओं का भी अनुभव ऐसा, अपने व्यवहार ऐसा दिखता है कि जैसे कल ही भारतीय मजदूर संघ शुरू हुआ, अब इनके बुद्धिमानी के आधार पर ही चलना है। पुराने अनुभव क्या है ये लोग भूल जाते हैं, ऐसा दिखता है। आखिर तक सुनाई देता है क्या? हाँ। अब छोटी छोटी बातें ही लीजिए, बिल्कुल छोटी बात, लाउड स्पीकर लगाए। कई बार ये कहा गया कि जहाँ लाउड स्पीकर है वहाँ वो ये होना ही चाहिए, बैटरी वगैरह, क्योंकि सारा काम अच्छा चलता है, पैसा बहुत खर्च होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। अब बैटरी में कितना खर्चा लगता है, किंतु उतनी बचत करके और समय पर सारा फंक्शन खराब करना, जिसको बोलते हैं आटे में नमक, इतनी बचत होती है, सारा फंक्शन खराब होता है। कितनी बार कहा गया, लेकिन बहुत जगह हमने देखा कि ये आटे में नमक वाली बचत करने के लिए लोग बैटरी नहीं लाते, और जब इलेक्ट्रिसिटी फेल होती है फिर दुकान में बेचते हैं। अभी छोटी सी बात, वैसे प्रत्यक्ष व्यवहार में कुछ जो अनुभव आते हैं, कई बार अनुभव आने के बाद भी शायद नए लोग भूल जाते हैं कि अनुभव क्या है। अब देखिए, अपने को कई बार निर्णय लेना पड़ता है। एक विशेष परिस्थिति में हड़ताल करना या नहीं करना, निर्णय लेना पड़ता है। कई बार ये कहा गया कि हड़ताल करना या नहीं करना ये विषय बैठक में तो निकालिए, लेकिन बैठक में कौन क्या बोलता है इसके आधार पर निर्णय मत लीजिए। निर्णय लेने के पहले बैठक में जो लोग हैं उनके साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके फिर निर्णय लीजिए। होता नहीं, हर एक के साथ व्यक्तिगत बात करने में टाइम लगता है, इतना टाइम कौन देगा। और बैठक में सीधे है भाई, चर्चा हुई, जो निर्णय हुआ वो हुआ। अब ये अनुभव ऐसा आता है कि बैठक में ज़्यादातर लोग, और जो चतुर लोग होते हैं, वो बैठक में अपना विचार बताते ही नहीं। बैठक में एक स्पर्धा रहती है कि कौन ज़्यादा संघर्षशील है, कौन ज़्यादा जोशीला भाषण देता है। किसी ने यदि कहा प्रामाणिकता से कि अरे नहीं भाई, हड़ताल का निर्णय लेना है तो ज़रा सोचना पड़ेगा और बातें देखनी पड़ेगी, तो ये वो एकदम उठकर खड़ा होता है कि क्या है, ये मालिकों से मिला हुआ है, गद्दार है, ये हड़ताल पर जाने के लिए तैयार नहीं है, माने अपना संघर्षशीलत्व सिद्ध करना चाहता है। किंतु बहुत बार अनुभव ये आया है कि बैठक में जो लोग हड़ताल पर जाना ही चाहिए ऐसा जोर से कहते हैं, उनके बारे में मेरे ख्याल में तो कम से कम ऐसा है कि 75% ऐसे लोग होते हैं जो पहले से मेडिकल लीव लेकर घर बैठते हैं। बाकी लोग चले जाते हैं,
ये जो प्रामाणिकता से कहते हैं कि ज़रा सोचना चाहिए और इसके फैक्टर्स है, ऐसा प्रामाणिकता से बोलने वाला जो है उसको तो गद्दार का कहता है। वो हड़ताल पर चला जाता है, उसके कारण वो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन ये जो जोशीला भाषण देने वाला होता है वो चतुराई से पहले से ही मेडिकल लीव लेकर अपनी चमड़ी बचा लेता है। अब ये इतना अनुभव आने के बाद भी यदि संघर्ष का निर्णय लेते समय हमारा कार्यकर्ता और केवल उसके जो ऊपर के भाषण का ये है रुख है वो देखकर उसका मत समझेगा, कितनी गलती होगी। वैसे अभी हम बात कर रहे थे मल्ला रेड्डी जी के साथ कि भाई लीडर किसको करना, बहुत कठिन समस्या है। पहले कठिन थी, आज तो राजनीतिक क्षेत्र के कारण और भी कठिन हो गई है। पहले मजदूर संघ शुरू हुआ उस समय 55 से 67 तक, मैंने अपना पहला कन्वेंशन होने तक हम लोग एक उदाहरण देते थे, वो मोहम्मद साहब का था। वो पूरा बताने की आवश्यकता नहीं है, जिनको मालूम नहीं वो पुराने लोगों से पूछ लिया। उसका निष्कर्ष यह था कि मोहम्मद साहब ने ये कहा कि लीडर के नाते उसी को चुनना चाहिए जो लीडर बनने की इच्छा ही नहीं करता। जिसके मन में लीडर बनने की इच्छा है उसको लीडर मत बनाओ, और जिसके मन में लीडर बनने की इच्छा है वो कितना भी बुद्धिमान रहा और कर्तृत्ववान रहा तो भी उसको लीडर मत बनाओ। ये मोहम्मद साहब का जो था वो पहले 12 साल तक हम रटते थे। अब ये हर समय जमता है ऐसा नहीं, लेकिन ध्यान तो रहना चाहिए। अब क्या होता है, यही हम बातें करते करते आ रहे थे। ऐसा होता है कि सत्व रज तम तीनों प्रकृति के लोग हैं। अब भगवान ने योजना ऐसी की है कि जो राजसी प्रकृति का होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा कर्तृत्ववान होता है। गीता ने कहा कि क्रियते बहुलायासम, ही इज एक्सट्रीमली एक्टिव, ऐसा गीता ने कहा है। अब हम उसकी एक्टिविटी देखते हैं। लेकिन राजसी होने के कारण वो सेल्फ सेंटर्ड भी रहता है, केवल अपना ही विचार करता है, बाकी सब लोगों को इधर उधर खदेड़ कर मैं कैसे लीडर बन सकता हूँ इस चक्कर में रहता है। महत्वाकांक्षा रहती है, व्यक्तिगत अपना ग्रुप बना लेता है, संगठन रहे न रहे लेकिन मैं बड़ा बनूं ये उसकी इच्छा रहती है। दूसरा आदमी है सात्विक प्रवृत्ति का आदमी, उतना एक्टिव रहता ही नहीं। अब हमारे सामने सवाल आता है कि सात्विक है, डिपेंडेबल है, विश्वसनीय है, ध्येयवादी है, लेकिन एक्टिव कम है। दूसरा व्यक्तिवादी है लेकिन एक्टिव ज़्यादा है। बहुत बार हमको ये मोह होता है कि भी जो ज़्यादा कर्तृत्ववान है उसके कर्तृत्व का आज उपयोग तो कर ले, उसके कर्तृत्व के कारण अपनी यूनियन बढ़ जाएगी, बढ़ने के बाद फिर वो गड़बड़ करेगा तो उसको फेंक देंगे। ऐसा नहीं होता, इस मोह को टालना चाहिए। मैं चैलेंज देकर बताना चाहता हूँ कि संस्थाओं में गड़बड़ियाँ होती है, हमारे यहाँ भी होती है। एक भी उदाहरण कोई बताए कि जिसने आगे चलकर गड़बड़ी की है वो कर्तृत्ववान नहीं था, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं। जहाँ जिसने आगे चलकर गड़बड़ी की है वो कर्तृत्ववान नहीं था, किंतु हम जब कहते हैं कि इसके कर्तृत्व का अभी तो उपयोग कर लेंगे, बाद में फिर उसको निकाल लेंगे, होता नहीं। क्योंकि जब हम उपयोग कर रहे हैं तब तक उसका एक ग्रुप तैयार हो जाता है, उसका प्रभाव हो जाता है, बाद में उसको निकालना कठिन हो जाता है। तो ये जो मोह है कि कर्तृत्व का उपयोग न होने के कारण संस्था का अपने नुकसान होगा तो चलेगा, फायदा नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन आगे चलकर जो गड़बड़ करेगा ऐसा दिखता है उसको लेना ही नहीं। ऐसा कट्टरता से निर्णय लिया तभी संस्था बच सकती है। लेकिन मोह में यदि आते हैं कि इसके गुणों का अभी उपयोग कर ले, बाद में देखेंगे, तो अब बाद में आप देख नहीं सकते। लेकिन हमने अनुभव किया है कि बहुत बार यही विचार पद्धति अपनाई जाती है। वैसे एक बात, जम्मू में जो अपनी वर्किंग कमेटी हुई थी इसमें से बहुत सारे लोग उसमें नहीं थे, नए लोग हैं।
उसमें एक बात कही गई थी कि भाई भारतीय मजदूर संघ के यूनियन की कॉन्स्टिट्यूएंसीज दो तरह की है। एक तो है कि हमारे इंडस्ट्री के मजदूर, और दूसरी है कि वहाँ की संघ की शाखा, वहाँ के स्वयंसेवक, वहाँ के संघ के पदाधिकारी। और इस दृष्टि से हमने केवल इतना कहने से काम नहीं होगा कि भाई हम तो ठीक ढंग से चल रहे, जैसे संघ के सिद्धांत है वैसे ही हमारा व्यवहार है, इतना बोलकर नहीं चलेगा। तो वहाँ हमने जम्मू में तय हुआ था कि हर सप्ताह में, उस समय समन्वय बैठक नहीं होती थी, हर सप्ताह हमें कार्यालय में जाना चाहिए, प्रचारकों से मिलना चाहिए, अपनी क्या समस्या है बताना चाहिए। अगले मीटिंग में लोगों ने कहा कि हम तो जाते हैं लेकिन उनको हमारे समस्या में इंटरेस्ट ही नहीं। उनको इंटरेस्ट है कि कल का जो म्यूनसिपल इलेक्शन है वो कैसे जीतना, इसमें तो प्रचारक इंटरेस्ट लेता है, लेकिन हमारी क्या समस्या है वो सुनने के लिए तैयार नहीं। हम सुनाते हैं तो उसको वो कठिन लगता है समझना। तो फिर बताया गया है कि वो समझे न समझे, किंतु आप अपनी बात डंप कीजिए, माने उसको कम से कम जब झगड़ा खड़ा हो जाएगा तो वो समझेगा भाई ये बात कुछ न कुछ थी, पता नहीं क्या थी, लेकिन ये कुछ बात अपने कान पर थी, ऐसा तो उसको लगना चाहिए। तो ये दो तरह की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और ये बात सही है कि संघ का स्वयंसेवक और प्रचारक इसको पॉलिटिक्स में जितना जल्दी समझता है और रुचि है, उतना जल्दी समझना और रुचि इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमारा काम है कि हम जाए बार बार उनको बताए, वो माने न माने, समझे न समझे। वो जो है हमारे बछरा जी का कि तुम मानो न मानो हम तो है तुमसे फिदा, तो इस तरह से अपनी बात उनके कान पर डालते रहना, उपयोग हो न हो ये आवश्यक है। यह बात जम्मू में कही गई थी। क्या होता है कि ये तो बाहर के जो हमारे झगड़े हैं, सरकार के साथ हो बाकी हो, बहुत बार नई यूनियन ऐसी जगह तैयार होती है कि जहां मालिक ही संघ चालक है, मालिक ही कार्यवाह है, और भारतीय मजदूर संघ क्या है, कैसा चलता है, उसको तो पता नहीं। इसके कारण कुछ गलत अपेक्षाएं तैयार हो जाती हैं। लोग भी कहते हैं अरे तुम्हारे संघ चालक के तो मालिक है, उसके खिलाफ यूनियन बना रहे। उनको पता ही नहीं है कि भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा क्या है। तो ये अंडरस्टैंडिंग संघ के पदाधिकारियों को, संघ के प्रचारकों को और संघ के स्वयंसेवकों को देना, ये अपना काम है। और इस दृष्टि से जो अलग अलग अनुभव आते हैं, ये अनुभव भी थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। एक तो अच्छे समझदार संघ चालक, उनके यहाँ यूनियन, आपस में बातचीत हो गई, मानो 10 मांगे थी, उसमें से 8-9 मांगे देने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे वो ठेंगड़ी जी है, उनको ज़रा फ़ोन लगाओ। फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आपके यूनियन की 10 मांगे थी, मैं 8 देने के लिए तैयार हूँ, किंतु ये अभी एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है, ये गलत बात है। समझदार थे। बोले मजदूरों की साइकोलॉजी ऐसी है कि आपने 10 मांगे रखे, 10 में से 10 भी हो गई, लेकिन संघर्ष के बगैर हुई। गेट मीटिंग नहीं हुई, भाषणबाजी नहीं हुई, संघर्ष नहीं हुआ, तो 10 में से 10 मांगे पूरी होने के बाद भी उसको ये नहीं लगेगा कि हमारा विजय हुआ है। लेकिन आपने गेट मीटिंग ली, संघर्ष के नारे लगाए, भाषणबाजी की, और 10 में से 4 मांगे भी पूरी होती है तो उसको लगता है कि हमारी विजय हो गई। तो ये साइकोलॉजी आपके लोग नहीं जानते, मजदूर क्षेत्र में है। एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है बेंगलोर का है। अपने वेंकटराम, वहाँ जो आईटीटी है, आईटीआई या आईटीटी है, तो वहाँ यूनियन चला रहे, और कम्युनिस्टों की यूनियन वहाँ थी, और वहाँ बोर्ड ऑफ चेयरमैन अपने संघ चालक बेंगलोर के नरसिम्हाचार करके, वो वहाँ बोर्ड ऑफ चेयरमैन ऑफ बोर्ड। अब कम्युनिस्टों ने मेमोरेंडम दिया, अपने लोगों ने मांग पत्र दिया, दोनों की गेट मीटिंग चलती थी। अब वेंकटराम गेट मीटिंग में अपनी डिमांड्स पर बहुत जोरदार भाषण देता था।
बोर्ड वाले जो बाकी लोग थे वो नरसिम्हाचार्य को भड़काते थे, अरे ये तुम्हारा स्वयंसेवक है, तुम संघ चालक हो, तुम संघ स्थान पर जाते हैं तो ये तुमको प्रणाम करता है, और यहाँ तुम्हारे सामने अपनी डिमांड्स ऐसी ऐसी हाथ करके बोल रहा है, ये तो आपका अपमान है। ऐसा उनको बाकी लोग भड़काते थे, ये भी भड़क जाते थे। तो इन्होंने माननीय यादवराव जी जोशी को कहा कि ये मेरा अपमान करता है, संघ स्थान पर मुझे प्रणाम करता है या मेरे सामने ऐसा भाषण देता है। यादवराव जी ने हमको एक उत्सव के निमित्त से बुलाया, मकर संक्रमण का उत्सव था, मुझे मालूम नहीं बैकग्राउंड, और उनके ही यहाँ ठहराया। मैं सुबह पहुँच गया, चाय पर बात हुई, और उस बात में यादवराव जी थे। यादवराव जी कुछ बोले नहीं, वो हम लोगों की मज़ा देख रहे थे, और जैसे ही चाय शुरू हो गई तो नरसिम्हाचार्य भड़क उठे, बोले ये क्या है, आपका भारतीय मजदूर संघ के डिसिप्लिन में नहीं है क्या? मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपका वेंकटराम मेरे सामने ऐसा ऐसा भाषण देता है, मैं संघ चालक हूँ, वो मेरा स्वयंसेवक है। तब मुझे पता चला मामला क्या है। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि नरसिम्हाचार्य जी, आपका जो आईआईटी है ये कोई संघ नहीं है, आप यहाँ संघ चालक है, हम सब प्रणाम करते हैं। वहाँ जो है वो इंडस्ट्रियल कंसर्न है, ऐसा तो नहीं है कि सारे आईआईटी यानी संघ, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी संघ का कार्यवाहक, चेयरमैन यानी संघ का संघ चालक, सारे एम्प्लॉयज यानी संघ के स्वयंसेवक, ऐसी तो बात नहीं है। वहाँ तो औद्योगिक ढंग से चलेगा। आई डोंट वांट टू लिसन टू योर आर्ग्यूमेंट। अब मैं यादवराव जी की तरफ देखता था, यादवराव हंसते हंसते मेरे तरफ देखते थे, मैं उनको कन्विंस ही नहीं कर सकता था। ऐसे ही चाय पर से उठे। अब क्या करना? भोजन के लिए उन्होंने मेरे साथ भोजन के लिए बाहर के 5-6 लोगों को बुलाया था, और आइडिया ये थी कि भोजन करते करते इधर उधर की बातें करेंगे, अलग अलग विषय आएंगे। हम भोजन के लिए आए, बेसिन पर हाथ धोने के लिए जाते जाते मैंने कहा कि नरसिम्हाचार्य जी, आपने मुझे धर्म संकट में डाला है। आप संघ चालक है, इसलिए यदि हम हमारी मांगे पीछे लेते तो हम तो मजदूरों के साथ गद्दारी कर रहे, ऐसा होगा जो हमें शोभा नहीं देता। और हम यदि अपनी मांगों पर डटे रहते हैं तो आप समझते हैं कि संघ चालक का अपमान हुआ। तो इस परिस्थिति में प्रचारक के नाते एक ही रास्ता है, आई विल वाइंड अप माई यूनियन। आई विल वाइंड अप माई यूनियन बोलने के बाद एकदम वो ये हो गए, स्तब्ध हो गए। भोजन पर वो बोले ही नहीं। ही वॉज सो मच एनग्रॉस्ड। भोजन के समय वास्तव में गपशप करने के लिए 5-6 बाहर के लोगों को बुलाया था, तो गपशप तो हुई नहीं, मौन भोजन हुआ। और फिर से जब बेसिन पर हाथ धोने के लिए आए, नरसिम्हाचार्य ने कहा कि ठेंगड़ी, काइंडली डोंट वाइंड अप योर यूनियन। मैंने कहा क्या हुआ, आपका कहना है? नहीं नहीं बोले, हमने कहा हम यूनियन चलाएंगे तो आज जो वेंकटराम भाषण देता है वैसा ही देगा। ठीक है बोले, मैंने सोचा भोजन करते करते, कम्युनिस्टों की यूनियन है, आपकी यूनियन है। अब आपकी यूनियन होने के कारण कम्युनिस्टों पर कुछ दबाव तो भी है। आपकी यूनियन वाइंड अप हो जाएगी तो कम्युनिस्ट हमको चाहे जो गालियाँ माँ की है, बहन की है, सारी गालियाँ देकर हमारी धज्जियाँ उड़ाएंगे। आपके यूनियन के कारण दे आर कंटेंट, तो आपकी यूनियन रहनी चाहिए। हमने कहा हमारी यूनियन रहेगी तो वेंकटराम का भाषण तो होगा। बोले होने दीजिए, नथिंग अनटोवर्ड शुड बी सेड। हमने कहा कभी वेंकटराम ने अनटोवर्ड बोला है क्या? नहीं बोले, अभी तक तो बोला नहीं। हमने कहा बाद में भी नहीं बोलेगा, लेकिन ये जो आपका कहना है कि मैं संघ चालक हूँ तो इसलिए आपकी यूनियन ने डिमांड्स नहीं रखनी चाहिए, कैसे होगा? नहीं नहीं बोले, यू कंटिन्यू योर यूनियन, नथिंग अनटोवर्ड शुड बी डन। ये एक उदाहरण हमारे सामने है। इसका उल्टा उदाहरण है, दिल्ली में अपने लाला हंसराज गुप्ता क्षेत्र संघ चालक थे। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में वो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। वहाँ हमारे एक जोगेंद्र सिंह करके कोई झगड़ा खड़ा हुआ और वहाँ धरने का कार्यक्रम चला और अखबार में उसको बहुत प्रसिद्धि मिलती थी।
और वहाँ के अखबारों में इनका नाम आता था तो वो संघ चालक के नाते आता था, भारतीय मजदूर संघ में हमारा नाम आता था, वो प्रचारक के नाते आता था, वो जानबूझकर अखबार वाले करते थे। अब आपने दिल्ली के कार्यालय में रहने वाले अपने चमन लाल जी को देखा है। चमन लाल जी बहुत नाजुक मनस्थिति के हैं। बोलते थे कि ठेंगड़ी जी अच्छा नहीं लगता, पेपर में आता है कि संघ चालक और प्रचारक में झगड़ा चल रहा, कैसा होगा, स्वयंसेवकों के मन पर क्या असर होगा। मैंने टालता था। मैं चमन लाल जी ने कहा कि मैं आपको लेकर जाता हूँ लाला जी की तरफ। हमने कहा आपकी ज़रूरत क्या है, मैं प्रचारक हूँ, वो संघ चालक है, मैं कभी भी जा सकता हूँ, मैं लेकर जाता हूँ। एक दिन सुबह उन्होंने एंगेजमेंट तय की ब्रेकफास्ट के लिए लाला जी के यहाँ। तो लाला जी के यहाँ जाने के लिए 8-10 ऐसे ये है स्टेयर्स। तो लाला जी बाहर ही खड़े थे। जैसे हमारे तो आइए 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 करके ऊपर लाया। अब उनके यहाँ क्या था कि जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही डाइनिंग टेबल। तो आते ही लाला जी का, अरे भाई चमन लाल जी आए हैं, वो पकोड़े लाओ, चमन लाल जी को पकोड़े बहुत पसंद है करके, चमन लाल जी बैठिए, पकोड़े आ रहे हैं, बैठिए। और मुझे आंखों से इशारा किया कि जरा अंदर जाएंगे। उनके बेडरूम में गए। लाला जी ने कहा कि आपको चमन लाल जी ने लाया है ना। हमने कहा। बोले मुझे भी बार बार फ़ोन करते हैं। बोले आप, मैं इनको कैसे समझाऊँ, ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र की बारीकियाँ समझाने से भी ये समझ नहीं पाते। बोले अपने सामने जो सवाल है ये है कि उनका कहना है कि आप, मैं संघ चालक, आप प्रचारक, तो संघ चालक के नाते या तो मैंने आपकी बात कंसिडर करनी चाहिए या प्रचारक के नाते आपने अपनी मांगे छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने इनको बताया कि भाई ये दोनों प्रैक्टिकल नहीं है। अब ऐसा है बोले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में यद्यपि मैं चेयरमैन हूँ, तो भी वो आर्य समाज की यूनिवर्सिटी है। हमारे यहाँ आर्य समाज के 2 फैक्शन हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी उनके दूसरे फैक्शन के लोग हैं और वो देख रहे हैं कि मेरी टांग कैसे खींचना। आप हमारे प्रचारक है, इसलिए आपकी मांगे यदि मैं पूरी करता हूँ तो यही बहाना लेकर मेरे खिलाफ प्रचार होगा एंड आई विल बी टेकन आउट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें संघ का क्या लाभ होगा। किंतु दूसरी बात भी बोले, मैं जानता हूँ कि मैं संघ चालक हूँ, इसलिए आपने यदि अपनी डिमांड्स छोड़ दी तो कम्युनिस्ट उसका एडवांटेज लेंगे, यू विल बी आउट ऑफ द फील्ड। इसमें भी संघ का क्या लाभ होगा। तो लाभ इसी में है, लाला जी ने कहा कि एम्प्लॉयर के नाते मैंने जो करना है वो मैं करूं, एम्प्लॉय के नाते आपने जो करना है आप करें। फिर से वही बात है कि भाई अनटोवर्ड कुछ न हो, लेकिन दोनों ने अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। तब तो एम्प्लॉयर के नाते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेरा प्रभाव रहेगा, कर्मचारी के नाते आपका प्रभाव रहेगा, दोनों का संघर्ष है, चलने दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप चमन लाल जी को समझे। बोले वो नहीं समझेंगे। फिर हम बाहर आए। बाहर आते ही लाला जी ने, चमन लाल जी हमारी बातचीत हो गई, मैं चलता हूँ करके वो अंदर चले गए। हम और चमन लाल जी बाहर निकले। चमन लाल जी ने कहा कि ना, मैंने कहा सारा ठीक मामला हो गया। ऐसे अलग अलग अनुभव अंडरस्टैंडिंग के जो होते हैं, अपना जिम्मा है कि औद्योगिक क्षेत्र के विषय में, मजदूरों की समस्याओं के विषय में संघ के स्वयंसेवकों का, प्रचारकों का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, ये अपनी जिम्मेवारी। ये तो सही है कि राजनैतिक बात स्वयंसेवक जितना जल्दी समझता है, आर्थिक नहीं समझ सकता। आपने जी कहा कि नरसिंह राव गधा है, एकदम समझ जाता है। और आपने कहा कि डंकल इज ए डेमन, वो नहीं समझेगा। तो अपनी जिम्मेदारी है और इस दृष्टि से ये कांटेक्ट वगैरह रखना यह बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत बार ऐसा लगता है कि क्या अभी तक के हमारे सारे अनुभव हम भूलते जा रहे। अभी एक नई बात जो आई है, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बहुत चर्चा चल रही है अभी अपनी भी आपस में, और जानते हैं कि उसमें क्या गड़बड़ हुई, सब जानते हैं। घटना सारी बताने की आवश्यकता नहीं। रात में देरी से समझौता किया, सब जगह कम्युनिकेट करना कठिन था,
क्यों किया, कैसे किया, ये सब जगह रात में फ़ोन पर कम्युनिकेट करने की आवश्यकता है, सब पहले से है। और फिर जो हुआ है वो पूरा सरकार की तरफ छोड़ दिया कि भाई सरकार प्रेस को देगी। सरकार ने अपने मतलब की बात दी कि भाई स्ट्राइक इज विड्रॉन बाय सच एंड सच ए यूनियन। अब पहले से इसके बारे में कुछ सोचा गया क्या? ऐसा लगता है कि निगोशिएशन टेबल पर एट ए टाइम एक से अधिक यूनियन जब है तब अपनी स्ट्रैटेजी क्या हो, इसके बारे में कई बातें सोची गई। इसमें सबसे पहली बात, मेरा ख्याल है कम से कम हमारे मुंह से 50 बार तो ये कहा गया होगा कि जहाँ निगोशिएशन टेबल पर हम हैं और कम्युनिस्ट है, वहाँ नियम ख्याल में रखिए कि नॉट ए स्टेप अहेड नॉट ए स्टेप बिहाइंड कम्युनिस्ट। ये आप में से कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ ऊपर करें। तो कम से कम 50 बार ये कहा गया है कि जब हम भी निगोशिएशन टेबल पर है, कम्युनिस्ट भी निगोशिएशन टेबल पर है, तो नॉट ए स्टेप अहेड ऑफ कम्युनिस्ट नॉट ए स्टेप बिहाइंड कम्युनिस्ट, एट पार विथ कम्युनिस्ट ही रहना चाहिए। अब इसमें क्या घटना हुई वो छोड़िए, वो अलग बात है। किंतु जब रात को मुझे फ़ोन आया कि हमारे लोगों ने सिग्नेचर किया है वगैरह वगैरह, और सिग्नेचर किया, अच्छा किया, ये वो सारा उन्होंने बताया, हमने मान लिया। लेकिन रात में मुझे यही लगा कि अभी तक जो हमने 50 बार कहा है कि नॉट ए स्टेप अहेड ऑफ कम्युनिस्ट नॉट ए स्टेप बिहाइंड कम्युनिस्ट, ये सब लोग भूल गए क्या? तो ये जो बातें होती है, इसमें जो हुआ उसको रिकवर करेंगे। जगह जगह कम्युनिकेशन न जाने के कारण क्या नुकसान होता है, ये भी सबक हमारे लोग सीख रहे हैं। और दूसरी बात थी कि ऐसा कुछ भी हुआ तो स्वयं 2-3 लोग मिलकर न्यूज़ आइटम फॉर्म करके प्रेस में जाकर, हर एक न्यूज़पेपर के दफ्तर में जाकर स्वयं देना, टेबल पर जो होगा उसको समझाना, उसके साथ बात करना, ये भी पहले से है, नई बात नहीं। इस समय ये हुआ नहीं। इसलिए ऐसा लगता है कि जो पहले कहा जाता है वो लोगों के ध्यान में रहता है या नहीं रहता। अब देखिए, कम्युनिस्ट है। अब कम्युनिस्ट बोलने से केवल एक कैटेगरी नहीं आती, हर एक लीडर है, हर एक का स्वभाव है, वो क्या है ये समझकर हमारा व्यवहार होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए बताएं तो सीपीआई के ही 2 नेता ऐसा है जिनके साथ डील करना है, उनके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। उदाहरण के लिए कम्युनिस्टों के 2 नेता वर्धन है, ओपी गुप्ता है, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के। दोनों एक जैसे है क्या? एक जैसे नहीं है। ये तो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है वर्धन, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि जब हम लोग कहते थे कि ट्रेड यूनियन शुड बी नॉन पॉलिटिकल नॉट एफिलेटेड टू एनी पार्टी, उस समय ये जो अपना सिद्धांत था उसका प्रचार कम्युनिस्टों में करने का काम वर्धन ने किया। और वर्धन के कहने पर सीपीआई के नेताओं ने मान लिया कि भाई हम पार्टी के एफिलेट के नाते ट्रेड यूनियन को न माने। आगे चलकर तो प्रसंगवशात EMS नंबर त्रिपाठी ने भी स्टेटमेंट दिया कि पार्टी से अलग होनी चाहिए, नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए, लेकिन वो एक स्ट्रैटेजी थी। वर्धन ने एक एटमॉस्फेयर तैयार किया था। अब ऐसा है कि इसका एक स्वभाव है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन एक है कि ये डायरेक्ट लाई नहीं कभी बोलता। कैरेक्टर उतना इतना तो है कि सीधे झूठ बात वर्धन नहीं बोलेगा। यदि कोई बात न बतानी हो तो फिर घुमा फिरा कर कुछ कहेगा, गोलमाल बोलेगा, लेकिन एकदम सीधे झूठ बात बोलना ये अपेक्षा हम वर्धन से नहीं कर सकते, इतनी सज्जनता है। और सीधे सत्य बोलना ये ओपी गुप्ता से अपेक्षा नहीं कर सकते, वो गलती से भी सच नहीं बोलता। दोनों सीपीआई के, लेकिन दोनों का टेम्परामेंट कितना अलग है। अब ये टेलीकम्युनिकेशन के मामले में ओपी गुप्ता से अपना संबंध आया। अब ओपी गुप्ता से संबंध है तो ओपी गुप्ता क्या है ये जानने की आवश्यकता है कि नहीं?
मैं समझता हूँ कि संपूर्ण ट्रेड यूनियन क्षेत्र में ओपी गुप्ता के जैसे कैपेबल आदमी कोई नहीं। बहुत कैपेबल है, क्योंकि बहुत बदमाश है, बहुत हरामखोर है, बहुत कैपेबल है, और उसका बैलेंस कभी जाता नहीं। हमने गीता में सुना है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हम तो गीता पढ़ते हैं, किंतु उसका उदाहरण ओपी गुप्ता है। उदाहरण के लिए केवल बताता हूँ कि एक बार वेस्टर्न कोर्ट में उसके खिलाफ मीटिंग हुई। ये मीटिंग में जाकर बैठा, उसको लोगों ने बहुत गालियां दी। अब उसकी पत्नी भी उसके डिपार्टमेंट में थी, तो लोगों ने अति उत्साह में आकर पत्नी को भी नहीं देना ऐसी गालियां दी थी। ये अपना हंसता रहा। अब ये बोलने के लिए खड़ा हुआ। लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि इतनी गालियां दी है, इतने चार्जेस उसके ऊपर लगाए हैं, उसके पत्नी को गालियां दी है। तो इतने में 2-3 लोग आए और जूते की माला उसको पहनाई। वो लाउड स्पीकर पर खड़ा होने के बाद जूतों की माला उसको पहनाई। उसने उतारी नहीं, वो हंसते रहा। लोग उतर गए, इसका भाषण शुरू हुआ। बोले, भाई हो, मैंने यहाँ कितने ही बार भाषण किया है। आपने मुझे लीडर बनाया, इसलिए मैं लीडर हूँ। आप जब मेरे से खुश थे, आपने फूलों की माला दी, उसको मैं दुनिया को दिखाता था। आज आपने जूतों की माला दी, आज मैं हर डिपार्टमेंट एक में जाकर लोगों को बताऊंगा कि आपने प्रेम से मुझे ये जूतों की माला दी है। और बोले, आपने मेरे पत्नी के बारे में कुछ कहा। अब वो मेरी पत्नी है, ठीक है, लेकिन आपकी भी तो बहन है, तो अपने बहन को कौन सी गालियाँ देने आपको स्वातंत्र है। आप चाहे जो गालियाँ अपने बहन को दे सकते हैं। और फिर वो जूतों की माला लेकर हर डिपार्टमेंट में जाकर हर एक एम्प्लॉय के साथ उसने शेक हैंड किया। अपने में से कितने लोग ये कर सकते, मुझे बताइए। मामूली बात नहीं है। अपने में से कितने लोग कर सकते हैं। ऐसा था कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का एक ही कॉन्फेडरेशन, उसी में सीपीएम के लोग थे, सीपीआई के लोग थे, लेकिन दोनों का झगड़ा होने के कारण 8 साल तक कॉन्फेडरेशन की बैठक नहीं हुई। फिर जयपुर में कॉन्फेडरेशन की कॉन्फ्रेंस हुई। तब तक सीपीएम और सीपीआई के झगड़े बहुत बढ़ गए थे। और सीपीएम का जो नेता था एन.जे. अय्यर करके, बहुत अच्छा आदमी। हमारे जो प्रचारकों के स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड पर जो खरा उतरने वाला, ऐसा एन.जे. अय्यर था। कम्युनिस्ट था, लेकिन अच्छा कैरेक्टर, एकदम सिंसियर। इतना ही था, बहुत गुस्सेबाज। और उसका ओपी गुप्ता पर बहुत गुस्सा। अब डायस पर ऐसे लोग बैठे, तो पहले ही एन.जे. अय्यर ने बोलना शुरू किया और 40-45 मिनट तक डायरेक्टली ओपी गुप्ता की तरफ ये करके हुए ओपी गुप्ता ने क्या क्या हरामखोरी की है ये बताते रहा। 40-45 मिनट। वहाँ जो बाकी लोग थे वो देखते थे, ओपी गुप्ता हंस रहा था। 45 मिनट के बाद ये बैठा। फिर लोग उत्सुकता से देख रहे हैं कि ओपी गुप्ता अब क्या बोलता है। अब जैसे मैंने कहा कि एन.जे. अय्यर हमारे प्रचारक के जैसा ही है, गुस्सेबाज है, लेकिन बहुत अच्छा काम करने वाला है, बहुत कैरेक्टर अच्छा है। ओपी गुप्ता हंसते हंसते लाउड स्पीकर पर आया। बोले, भाई हो, मैं पिछले 3-4 साल से तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम मानते नहीं। अब तो मेरी बात आपको जची कि नहीं। मैंने कितने बार कहा कि ये एन.जे. अय्यर, इसकी शादी कर लो, तब तो उसका दिमाग ठीक रहेगा। अब आपने देखा कैसे असंतुलित बातें कर रहा है। इतना बोलकर बैठ गया। अब उसने क्या चार्जेस लगाए, क्या आरोप, तो कुछ नहीं। सब तब तालियां बज गई, ओपी गुप्ता बन। मेरे कहने का मतलब है कि ये आदमी ऐसा है कि बहुत संतुलित है, बहुत बदमाश है, लेकिन कभी इसका संतुलन बिगड़ता नहीं है। और वो सीधा कहता है। हमारे साथ उसने कभी झूठ बोला नहीं, लेकिन हमारे खिलाफ जब कोई एक्शन वो करता था, क्योंकि बहुत दिन तक मैं एक्टिव फील्ड में रहा हूँ, तो मेरे खिलाफ यदि वो कोई उसने कुछ एक्शन करना है
वो मेरे घर में आता था 57 साउथ एवेन्यू और बताता था, ठिंगड़ी जी मैं आपको गाली देने वाला हूँ, आपके खिलाफ मैं ये करने वाला हूँ, ये मैं बदमाशी नहीं करता तो मेरी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, तो आप कृपा करके मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, ये बोलकर फिर वो बदमाशी करता था। अब ऐसे आदमी के साथ डील करना और वर्धन के साथ डील करना, तो दोनों में अपनी मनस्थिति अलग अलग होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी तक जो हम लोगों ने सोचा है कि भाई अपनी मनस्थिति ठीक रहे, इसलिए जिनके साथ पाला पड़ता है, जिनके साथ झगड़ा होता है, तो उनके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने लेना चाहिए। यह बात शायद हम भूल गए और केवल हमारे नेगोशिएशन क्या हो रहे इसी पर हम जा रहे, ऐसा नहीं। तो ये जो है कि नॉट ए स्टेप अहेड ऑफ कम्युनिस्ट, नॉट ए स्टेप बिहाइंड द कम्युनिस्ट, यही रहना चाहिए। तो आगे के इसमें आप ये सारा ध्यान में रखिए, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। जो हुआ है उसको कैसे रिकवर करना देखा जाएगा। अभी अपने सामने कुछ नए चैलेंजेस है, उसके बारे में आपने भी चर्चा करनी है, आपके चर्चा के बाद फिर बोलेंगे। लेकिन कितने लोगों के ये ख्याल में है कि ये नए स्वरूप के चैलेंजेस है। अभी तक हम काम करते आए, अब अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, संघ के स्वयंसेवक होने के कारण हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, और इसलिए जो रिकॉग्नाइज पैटर्न्स ऑफ एजिटेशन है, माने बिल्कुल सिग्नेचर कैंपेन, अनशन, धरना, हड़ताल, तो जो रिकॉग्नाइज पैटर्न्स है उसी से अपना काम चलता था। अब हम ये भूल गए कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ होने के कारण ये जो सर्वमान्य मार्ग है उसी से काम लेना उचित था, यह तो बात है। अब जिनके साथ झगड़ा है वो, अभी तक का सारा झगड़ा हमारा देशी कैपिटलिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ था। माने हमारे संघर्ष की मियाद क्या थी? न्यू दिल्ली। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा संघर्ष नई दिल्ली तक था। अब एकदम डायमेंशन बदल गई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कारण डायमेंशन एकदम बदल गई है, और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन वगैरह अलग विषय, किंतु इसके कारण अब लड़ाई का क्षेत्र वाशिंगटन तक गया है। ये हमारे लोग कितना इसका कॉग्निजेंस लेते हैं। दिल्ली तक जब हमारा क्षेत्र था लड़ाई का, तब तक ये बिल्कुल ठीक था। ट्रेडिशनल वेज ऑफ एजिटेशन, आंदोलन के परंपरागत मार्ग बिल्कुल ठीक थे, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कारण। किंतु जब रणांगण दिल्ली से वॉशिंगटन तक जाता है तो उस समय यही रास्ते लेकर काम चलेगा क्या? ये विचार हम लोगों ने किया है क्या? क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि भाई सारे काम तो ऐसे ट्रेडिशनल राइट, ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ एजिटेशन से होते हैं, ये भी हो जाएगा। होगा क्या? माने इंडियन कैपिटलिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके खिलाफ कभी हम कामयाब हुए हो गए, कभी नहीं हुए हो गए, लेकिन यही रास्ते लेकर हम चले। इसी रास्ते से हम मल्टीनेशनल का मुकाबला कर सकेंगे क्या? अमेरिका का मुकाबला कर सकेंगे क्या? अब इसमें बाहर की जनता में एक भ्रांति है, ये भ्रांति दूर करने का भी अपना काम है। बाहर की जनता में भ्रांति है कि सब लोगों ने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहना चाहिए। आप देशभक्त हैं, लोग हमको बताते हैं, जो हरामखोर है वो भी हमको बताते हैं कि तुम संघ के स्वयंसेवक होने के कारण बड़े रिस्पॉन्सिबल हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना चाहिए मन में। और इस दृष्टि से जो ट्रेडिशनल पद्धति है उसी से आंदोलन होना चाहिए। और हमने वो बताते
कि अहिंसा के मार्ग से अंग्रेजों को भगाया और स्वातंत्र्य प्राप्त किया। माने अंग्रेजों से जो लड़ाई हुई उसमें अभी तक के जो मार्ग हम अपना रहे उसी से यश प्राप्त हुआ, ऐसा एक गलत ख्याल प्रचारित किया जाता है। सही है क्या? अंग्रेज बाहर के थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहे नरसिंह राव रहे, देवे गौड़ा रहे, वाजपेयी रहे, इंदिरा गांधी रहे, ये इस देश के हैं, ये तो बाहर के थे। अब इनके साथ झगड़ा जब किया तो ये प्रचार बराबर है क्या? 42 में आंदोलन हुआ। 42 से स्वातंत्र्य प्राप्ति तक कौन सा आंदोलन कांग्रेस ने किया बताइए? 5 साल का लंबा पीरियड है। 5 साल के लंबे पीरियड में कौन सा आंदोलन कांग्रेस ने किया? ये जो बताते हैं कि हमारे अहिंसात्मक मार्ग से का दबाव आकर किया, और तुमको दबारा कौन सा था? कौन सा मार्ग तुमने कौन सा लिया? कौन सा आंदोलन किया? ये तो स्पष्ट है कि अंदर का दबाव और बाहर का दबाव, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का दबाव और देश के अंतर्गत का दबाव, दोनों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने फैसला किया कि हिंदुस्तान छोड़ना है। तो उन्होंने कई देशों को छोड़ दिया, सब देशों को छोड़ दिया, सिंगापुर छोड़ दिया, सभी देश स्वतंत्र हो गए। परिस्थिति का दबाव था, लेकिन अंतर्गत दबाव किसका था? तो जैसे मैंने कहा कि 42 से लेकर स्वातंत्र्य प्राप्ति तक कांग्रेस का कोई दबाव नहीं था, किंतु दबाव किसका था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज, नेवी के लोगों ने जो विद्रोह किया वह, एयरफोर्स के लोगों ने विद्रोह किया वह, बिहार का पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी के पुलिस कुछ डिपार्टमेंट्स, इन्होंने जो विद्रोह किया, ये जो सशस्त्र विद्रोह हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एयरफोर्स, नेवी और कुछ पुलिस फोर्स, इसके कारण अंग्रेजों पर अंतर्गत दबाव आया। कांग्रेस के ऐसा अहिंसात्मक मार्ग से दबाव नहीं आया। अब क्या होता है कि जिस तरह का आक्रमण हो रहा, मल्टीनेशनल्स आक्रमण कर रहे, स्वदेशी का विचार मैं इस समय नहीं रखना चाहता, मल्टीनेशनल्स आक्रमण कर रहे, ऐसे स्थिति में ट्रेडिशनल मार्ग से काम होगा क्या, ये देखना चाहिए। तो हमने बीच में एक कहा था कि भाई हर एक कार्यकर्ता ने अपने डायरी में एक बात लिखकर रखनी चाहिए। विंस्टन चर्चिल का वाक्य है। ऐसा है, हमारे सामने समस्या क्या है? आज देश में कुछ नेता है, राजनेता है, वो चाहते हैं कि देश में गड़बड़ न हो ताकि वो अपने गद्दी पर आराम से बैठ सके, वो एयर कंडीशन कमरे में बैठे। इधर देश का किसान सरकार के पॉलिसी के कारण भूखा मर रहा है, सैकड़ों किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी, ऐसी पॉलिसी लेकर सरकार चली है। नई नई टेक्नोलॉजी विदेशी कंपनियां ला रही, जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है। अब इनका कहना है कि भाई गड़बड़ मत करो, क्योंकि गड़बड़ करने से इनको अपनी गद्दी पर जरा तकलीफ होती है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रख कर चलो। अरे तुमको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एयर कंडीशन कमरे में बैठकर समझती है, किंतु नई टेक्नोलॉजी आने के कारण जो 100 मजदूर दे आर थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार से उनको हटाया जाता है, उनको जाना पड़ता है, भूखमरी से मरना पड़ता है। तो तुम भूखमरी से मरो, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण गड़बड़ मत करो। एयर कंडीशन कमरे में बैठकर बोल रहे, उनके समान तुम जब भूखमरी से मरोगे फिर तुम्हारे कहने का कोई नैतिक सामर्थ्य रहेगा। जो आदमी घर में जाकर अपने पत्नी के बच्चों के साथ आत्महत्या करने जा रहा है, उसको कहे कि मशीनरी की तोड़ फोड़ मत करो, क्योंकि आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने वाले हो। ऐसा है, तुम कहो न कहो ये होने वाला है। तो ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, और खासकर ये कहते हुए कह रहे तुम तो संघ के हो, स्वयंसेवक हो, तुमको शोभा देता है क्या? ये एयर कंडीशन लीडर जो हमको ये बताने वाले हैं, ये परिस्थिति आने वाली है।
इसलिए हमने कहा था कि हर एक ने अपने डायरी में एक वाक्य लिखना चाहिए, जो विंस्टन चर्चिल का वाक्य है। विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस इट इज़ बेटर टू बी इररिस्पॉन्सिबल एंड राइट देन टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड रॉन्ग। लोगों ने पूछा इसका अर्थ है कि हमने कहा डायरी में लिख के रखो, जब परिस्थिति आएगी तब समझ जाओगे कि अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस इट इज़ बेटर टू बी इररिस्पॉन्सिबल एंड राइट देन टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड रॉन्ग। ये परिस्थिति आने वाली है, औद्योगिक क्षेत्र में आने वाली है, किसानों पर आने वाली है। तो उस समय जो एयर कंडीशन नेता हमको उपदेश करेंगे कि नहीं नहीं अच्छा नहीं है, आप देशभक्त है, आपको शोभा देता है क्या, उनको सीधा बताने की आवश्यकता है कि अभी तक जो हमारे ट्रेडिशनल चैनल्स ऑफ एजुटेशन थे वो हमारे सरकार के खिलाफ थे। अब हमारा झगड़ा है मल्टीनेशनल्स के साथ। इस झगड़े में केवल पुराने मार्गों से काम होने वाला नहीं है, और जो परिस्थिति है उसमें प्रतिक्रियात्मक यदि सरकार माने किसान और मजदूर कुछ करता है तो उसको दोष देने का तुमको तब तक अधिकार नहीं जब तक एयर कंडीशन कमरे से तुम नीचे नहीं आते, जन समुदाय के साथ मिक्सअप नहीं होते और लोगों के समान तुम भी भूखमरी से मरने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक तुमको कोई अधिकार नहीं है बोलने का, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम लेने का। तो इस तरह से जो आने वाली परिस्थिति है इसमें ये जो राजनेताओं का रोल रहेगा, इसके कारण हमारे मन पर प्रभाव नहीं होना चाहिए और हमने मजदूरों को संघर्ष के लिए तैयार करना चाहिए। अब ये आज के परिस्थिति में बहुत कठिन है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। भारतीय मजदूर संघ का काम शुरू हुआ उस समय सभी लोगों को संघर्ष के लिए तैयार करना कंपैरेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से आसान था। अब परिस्थिति में अंतर आया है, बहुत जगह वेजेस बढ़ गई है, डियरनेस अलाउंस बढ़ गया है, कहीं जो पर्क्स है वो भी बढ़ गए हैं। और ये तो ठीक है कि न्याय के अनुसार उनको और ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, इसके लिए वो एजिटेशन और मांग करते हैं। लेकिन पहले जैसे क्लास 3 के एम्प्लॉयज़ इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए भी तैयार हो जाते थे। आज देखेंगे दोनों की मनोवृत्ति समान नहीं है। क्लास 4 वाला एम्प्लॉय इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जा सकता है, क्लास 3 का एम्प्लॉय क्या कर सकता है, वो भाषण दे सकता है, 1 दिन का टोकन स्ट्राइक कर सकता है, 4-5 दिन का टोकन स्ट्राइक कर सकता है। और इंडेफिनिट स्ट्राइक के कारण विक्टिमाइजेशन होगा ऐसा यदि स्पष्ट दिखा, वो टिकता नहीं, वो पीछे हट जाता है। माने आज जो उसकी स्थिति है ऐसा है कि जिसको अब 50 रुपये मिलता है उसकी संघर्ष की स्थिति ज़्यादा रहेगी। जिसको 5,000 रुपये मिल रहा, न्याय की दृष्टि से उसको 7,000 मिलना चाहिए। वो 2,000 ज़्यादा मिलने के लिए संघर्ष करेगा, लेकिन 50 रुपये वाला जैसा संघर्ष कर सकता है 5,000 वाला संघर्ष नहीं कर सकता। इसके कारण मुझे स्मरण होता है कि जिस समय रेलवे की स्ट्राइक थी, वहाँ बोट क्लब पर मैं भाषण देने के लिए जा रहा था, अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, भाषण के लिए जा रहा था। इतने में हमारे बालचंद्र मेनन सीपीआई के वो आए। मैंने कहा अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा वो जा रहा हूँ। अच्छा बोले जाओ। नहीं, मैंने कहा नहीं आप बैठिए। हमने रामदास पांडे को कहा भाई चाय बनाओ, हम बैठे। बालचंद्र मेनन ने हंसते हंसते कहा अरे भाई बोले तुम भी हमारे कम्युनिस्ट भाइयों के समान गलत फहमी में हो। मैंने कहा क्यों? बोले मैं कम्युनिस्ट भाइयों को बताता हूँ, वो समझते नहीं कि मार्क्स ने जो कहा था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, वी हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंस। माने दुनिया भर के मजदूर एक हो जाओ, तुमको केवल तुम्हारी श्रृंखलाएं गंवाना है और कुछ गंवाना नहीं। तो ये उन्होंने बोले ऐसे लोगों के लिए बताया था कि जिन्होंने केवल श्रृंखला ही गंवाना है, दोज हू हैव नथिंग टू लूज बट देयर चेंस। यहाँ बोले ये जो बैंक एम्प्लॉय है, इंश्योरेंस एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, दे हैव टू लूज नॉट ओनली देयर चेंस बट ऑल्सो 100, 1,500, 1,200। माने इस तरह के पैसे भी उनको गंवाना है। उनके बारे में मार्क्स ने नहीं कहा था, उनके भरोसे रिवोल्यूशन नहीं हो सकती।
आज हम इसका अनुभव कर रहे हैं कि क्लास 3 एम्प्लॉय को स्ट्रगल के लिए तैयार करना बहुत कठिन है, लेकिन तैयार नहीं किया तो हम मार खाने वाले हैं। तो इसमें से क्लास 3 एम्प्लॉय की स्पेशल केयर लेने की आवश्यकता है, तब तो वो स्ट्रगल के लिए तैयार हो सकता है। और जब स्ट्रगल शुरू हो जाएगा तो उसमें ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि इट इज़ बेटर टू बी इररिस्पॉन्सिबल एंड राइट दैन टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड रॉन्ग। और ये जो उपदेश देने वाले राजनेता आएंगे, उनके उपदेश के कारण आम जनता गुमराह न हो, यह भी देखने की आवश्यकता है। अभी संघर्ष के बारे में हमारी सरकार के साथ एटीट्यूड क्या रहे, यह प्रश्न आया। लोग अभी भी पूछते हैं, अरे 55 से हम लोग एक बात कह रहे हैं, क्या अभी भी उसके बारे में भ्रम है? लेकिन मैंने दौरे में मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे कई लोग बोलते समय बोलते ऐसा है कि अब हमारी सरकार है। मैंने कहा कमाल है, भारतीय मजदूर संघ की सरकार कब बन गई? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय मजदूर संघ की नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कि हमारी सरकार, इसका कारण क्या है? आपको ज़रा गौरव अनुभव होता है कि सरकार हमारे लोगों की है, आपको लगता है कि हमारा गौरव है। किंतु जब सरकार पर जूते पड़ेंगे, आपको जूते भी फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये जो हमारी सरकार है वाली बात हमारे शब्दकोश में नहीं थी। हमेशा हम कहते हैं 1947 से ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, माने जो इलेक्शन की प्रोसेस है उसमें जो चुनकर आई हुई सरकार है वो हमारी सरकार है, राष्ट्रीय सरकार है, किसी भी पार्टी की रहे। और हम यह कहते रहे कि सरकार के बारे में हमारा रुख क्या रहेगा, तो किसी भी पार्टी की सरकार रहे, हम ये नहीं देखेंगे कि पार्टी कौन सी है, किसी भी पार्टी की सरकार रहे, हम पार्टी कौन सी पार्टी की सरकार है ये नहीं देखेंगे, तो उस सरकार की नीति मजदूरों के बारे में क्या है, उस सरकार की नीति राष्ट्र के बारे में क्या है, उनकी नीति देखकर हम अपना रुख तय करेंगे, पार्टी देखकर नहीं। और इसलिए हम लोगों ने कहा था कि रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन ये हमारी नीति है। पार्टी कोई भी रहे, कांग्रेस रहे, कम्युनिस्ट रहे, बीजेपी रहे, कोई भी रहे, किंतु उनका रुख देखकर रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन। और उसका मतलब हमने बताया था कि सरकार यदि मजदूर और राष्ट्र के साथ कोऑपरेशन करती है, हम उनके साथ कोऑपरेशन करेंगे। यदि वो असहकार करते हैं, हम असहकार करेंगे। और यदि वो राष्ट्र और मजदूर का विरोध करते हैं तो हम विरोध करेंगे। ये रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, ये हमारी नीति है। लेकिन बीच में क्या हुआ पता नहीं है, शायद हमारे लोगों का भी पॉलिटिकलाइजेशन हुआ, ऐसा कभी कभी लगता है, ओवर पॉलिटिकलाइजेशन। तो इसके कारण फिर वो हमारी सरकार है, ये है, वो ये हमारे है। जो वहाँ गद्दी पर वगैरह बैठे हैं उनका सम्मान करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी नीति यदि मजदूरों के खिलाफ और राष्ट्र के खिलाफ होगी तो बहुत कट्टरता के साथ उसका विरोध करना चाहिए। विरोध करने में हिचकिचाहट करने की आवश्यकता नहीं, और जनमत का दबाव उनके ऊपर कैसे आएगा यह देखना चाहिए। तो हमारे बुद्धि में भ्रांति निर्माण न हो कि भाई हमारे लोग हैं तो फिर क्या कैसे करना, हमारे कोई नहीं, सरकार सरकार है, हम मजदूर हैं। तो हम लोगों ने मजदूर और राष्ट्र इनके हित में जो होगा वही करना है, और इस दृष्टि से रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन ये हमारी हमेशा की नीति है। केवल मजदूर क्षेत्र के बारे में नहीं, तो कुल मिलाकर हमने समझना चाहिए कि राष्ट्र का जब विचार करना है तो हम राष्ट्र नीति में है, राजनीति में नहीं है। ये जरा ध्यान में रखिए, हम राष्ट्र नीति में हैं, राजनीति में नहीं है। अब ये भी कई बार कहा गया, अभी भी हम कभी कभी जाते तो लोग कहते हैं कि साहब इसमें फ़र्क क्या है, एक ही तो है। वास्तव में राष्ट्र नीति यह बड़ा सर्कल है, उसके अंतर्गत राजनीति एक छोटा सर्कल है। अब राष्ट्र नीति और राजनीति में अंतर क्या है? केवल उदाहरण के लिए एक बात बताकर मैं ये पूरा करूंगा कि राष्ट्र नीति अलग है, राजनीति अलग है। अब इसके बारे में संघ के तो कितने ही उदाहरण हैं। हम जानते हैं कि सरकार ने संघ को दबाने के लिए 3 बार संघ पर प्रतिबंध लगाया, किंतु तीनों बार संघ ने ये कहा कि भाई ठीक है,
सरकार ने गलती की, हमारे ऊपर अन्याय किया, हमें जेल में डाला, तो भी आखिर दांत भी अपने हैं, होठ भी अपने हैं, कौन किसको गाली दे। परम पूजनीय गुरु जी ने कहा कि वयम पंचाधिकम शतम, यही लेकर चलना चाहिए। बाबा साहब देवरस ने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव। माने इस तरह की संघ के लोगों ने जो एटीट्यूड ली, ये तो हम सब लोग जानते हैं, ये राष्ट्रनीति के। नहीं तो ये भी कह सकते थे कि हमारे ऊपर बैन लगाए क्या, देखेंगे सालों को क्या करते। ऐसा नहीं किया, राष्ट्र के तरफ देखकर कहा कि हमारी दांत है, हमारी होठ है, दोनों मिलकर कम्युनिस्टों का मुकाबला करें। तो राष्ट्रनीति अलग बात है, राजनीति अलग बात है, लेकिन दूसरे का उदाहरण देने से ज़्यादा स्पष्ट होगा। नेहरू सरकार है, नेहरू सरकार आने के बाद पहली बार यह तय हुआ कि हिंदुस्तान का एक डेलीगेशन चाइना में जाएगा। दूसरे दिन पेपर में आया कि डेलीगेशन का नेतृत्व विजय लक्ष्मी पंडित करेगी, माने पंडित नेहरू की बहन। और फिर तीसरे दिन आया कि आचार्य नरेंद्र देव डेलीगेशन में सदस्य के नाते जाएंगे। अब देखिए, इस क्रम से समाचार पत्रों में खबर आई। पहले दिन खबर आती है कि डेलीगेशन जाएगा, दूसरे दिन विजय लक्ष्मी पंडित नेतृत्व करेगी, तीसरे दिन आचार्य नरेंद्र देव सदस्य के नाते जाएंगे। उस समय आचार्य नरेंद्र देव बनारस यूनिवर्सिटी के ये थे, वाइस चांसलर थे और पार्टी के अध्यक्ष थे। और बनारस में राजनारायण रहते थे। राजनारायण को तो आप सब लोग जानते हैं। जैसे वो पढ़ लिया कि विजय लक्ष्मी पंडित के नेतृत्व में हमारे पार्टी के अध्यक्ष जा रहे हैं, वो बौखला उठे। 30-40 लोगों को लेकर उनके बंगले पर आए, बाहर से नारे लगाए, इन्होंने बुलाया, बोले क्या है। राजनारायण ने कहा कि आचार्य जी, आपने हमारी नाक कटाई, हम अपोजिशन पार्टी के हैं, आप हमारे लीडर हैं ऑल इंडिया, और आप ये फिर विजय लक्ष्मी को नहीं वो गालियाँ देकर कहा कि इसके नेतृत्व में आप जा रहे, क्या हमारे पार्टी की इज्जत रही। कहाँ बैठो। बोले देखो, नेहरू का फोन आया था, नेहरू जी ने ऐसा कहा कि भाई डेलीगेशन तो भेजना है, डेलीगेशन भेजना है, कोई नेता चाहिए। तो पद्धति है कि रूलिंग पार्टी का आदमी ही नेता होता है, तो विजय लक्ष्मी पंडित को नेता किया। किंतु सरकार जानती है कि ये डेलीगेशन इफेक्टिव नहीं होगा, यशस्वी नहीं होगा, जब तक डेलीगेशन में ऐसा कोई ना कोई नहीं है जो बुद्धिज़्म के बारे में पूर्ण जानकारी रखता हो। बुद्धिज़्म के बारे में जानकारी रखने वाला आदमी रहेगा तब तो ये डेलीगेशन यशस्वी हो सकता है, नहीं तो बोले जाएंगे आएंगे, कुछ परिणाम नहीं। और बुद्धिज़्म के बारे में आप जितने जानकार हो, कांग्रेस में और कोई नहीं है। तो देश की इज्जत के लिए मेरी प्रार्थना है कि आप डेलीगेशन में रहिए। तो देश के इज्जत का विचार करते हुए मैंने हाँ कहा, और मैं जाने वाला हूँ। राजनारायण को कहा कि तुम विरोध करो तो भी मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। तो राजनारायण माने राजनीति, आचार्य नरेंद्र देव यानी राष्ट्रनीति, दोनों में अंतर क्या आता है आप जरा समझ लीजिए। तो हम लोग राष्ट्रनीति में हैं, राजनीति में नहीं है। और राजनीति के नाते हमारा यही कहना है कि कोई भी पार्टी पावर में रहे, रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, यही हमारा काम चलेगा। ऐसे अभी बहुत प्रश्न आएंगे, क्या करना क्या नहीं है हम देखेंगे, लेकिन जो प्रमुख बातें मुझे लगी, और इसमें एक जो लगा कि नए लोगों को पुराने लोगों ने बातें बतानी चाहिए, तो हमारी मुश्किल होती है। एक आध बार ऐसा होता है कि हम एक उदाहरण देते हैं, पुराना आदमी कहता है ठेंगड़ी जी आप ये कितने बार रिपीट करेंगे, हमने तो 2 बार सुना। और नया आदमी कहता है हमने सुना ही नहीं था। लोगों के हाथ से जो गलतियां होती है, मैंने उसका स्टैटिस्टिक तो इकट्ठा नहीं किया, लेकिन हमारा ऐसा अनुभव है कि लोगों के हाथ से जो गलतियां होती है, तो उसमें जो गलती करने पर उतारू है, जो दुष्ट है, जानबूझकर गलत काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग बड़े मुश्किल से 4-5% हो गए। 65-70% लोग ऐसे हैं गलतियां करने वाले, उनको पता ही नहीं रहता कि ये गलत है, पता ही नहीं रहता। उनको लगता है कि दुनिया में तो ऐसे ही चलता है, क्योंकि बाकी संस्थाओं में सब गड़बड़ चलती है,
तो दुनिया में ऐसा ही चलता है, इसमें गलत क्या है, इसलिए वो करता है। उसको यदि बताया कि अपने कुछ स्टैंडर्ड्स है, अपनी कुछ रीति नीति पद्धति है, उसके अनुसार हम लोगों ने चलना है, ऐसा यदि बताया और वो समझ गया, तो वो अपने में परिवर्तन करता है। ऐसा मैंने देखा है, बहुत उदाहरण देखे कि लोग गलतियां करते थे, नए जवान कार्यकर्ता जब उनको समझाया गया तो वो बोलते थे अरे हमको मालूम ही नहीं था कि अपनी पद्धति ऐसी है। उन्होंने अपने में सुधार कर लिया। तो सुधार नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, लेकिन हम क्या समझते हैं कि इतने साल से भारतीय मजदूर संघ चल रहा है, अपनी रीति नीति पद्धति क्या है सब जानते होंगे। वो टेक इट फॉर ग्रांटेड कि पीपल नो इट। वास्तव में हमारे कार्यकर्ता सब जानते नहीं, उनको बार बार बताने की आवश्यकता है। तो अभी तक की जो अपनी रीति नीति पद्धति है वो बताना, अपने स्टैंडर्ड्स क्या है ये नए लोगों को बताना, अपनी स्ट्रैटेजी क्या रही, अपने विचार क्या रहे, ये नए लोगों को बताना आवश्यक है। ये यदि हम करेंगे तो हमारी बहुत सी डिफ़िकल्टीज कम हो जाएगी।